हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपके सामने पार्ट 2 इंजीनियरिंग सर्विस जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2017 का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने 51 to 100 क्वेश्चन उस आंसर डिटेल सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 51 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? The ethical issues that can be affect an engineer's professional and personal life are termed as। तो क्या क्या ऑप्शन दिया? माइक्रो इथिक्स, मोरल राइट्स। तो हम लोग माइक्रो इथिक्स जैसे है, तो माइक्रो इथिक्स अपना क्या बोलता है? माइक्रो इथिक्स कंसर्न क्या होता है? तो माइक्रो इथिक्स ये बोलता है इट्स कंसर्न विद द डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज। ठीक है, इज देयर प्रोजेक्ट। फिर मतलब माइक्रो इथिक्स डील करता है विद डे टू डे इथिकल इशू एज पर्सनल एज वेल एज। तो माइक्रो इथिक्स ही अपना है जो डील करता है विद प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ्स, इंजीनियर प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो अपना 52 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या बोल रहा है? डी LEED एंड GRIHA क्या है ये? LEED और GRIHA। तो LEED आपका होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन। ये आपका ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। इसमें आपका बेसिकली थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है और नोशनली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करते हैं इसको। नोशनली एक्सेप्टेड तो डिज़ाइन इसके लिए किया जाता है। और आपका जैसे आप उसमें देखेंगे GRIHA, तो ऑपरेशनल ये मतलब ग्रीन बिल्डिंग के लिए होता है। और GRIHA आपका होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट। तो ये आपका फाउंडेड बाय टेरी है, TERI। जो टेरी आपका इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, रिसोर्स जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है टेरी, तो उसी ने इसको फाउंड किया है। GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑन रेटिंग मतलब टेरी और MNRE इसको डेवलप किया है। नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया, नेशनल सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया की इसके अंदर आता है। तो आप देखिए, ऐसे देखेंगे तो ये LED और वो दोनों ग्रीन बिल्डिंग्स के अंदर आता है। और ये आपका क्या आता है? इशूज एनर्जी कंपाइलेंस सर्टिफिकेट। ये दोनों ग्लोबल स्टैंडर्ड रिफर टू ग्लोबल, ये तो नहीं है आंसर आपका। और इंडियन स्टैंडर्ड फॉर फाइनलाइजेशन, ये भी नहीं है। ये सब नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 1 और 2। समझिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन नंबर की ओर। 53 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 53 क्वेश्चन आपका क्या है? 53 ऑप्शन आपको बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो आप दोस्तों आप जानते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इंडस्ट्री प्रीफर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एज इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, डज नॉट प्रोड्यूस obnoxious odors and requires less time for waste water management compared to trickling filter। तो ये सही बोल रहा है कि इंडस्ट्री प्रेफर एक्टिवेट स्लज प्रोसेस लेस स्पेस, डज नॉट प्रोवाइड ऑर्डर्स एंड लेस टाइम। तो सही है। फिर इट रिक्वायर्स स्किल सुपरविजन। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए आपको स्किल्ड सुपरविजन की भी जरूरत है। फिर तीसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज एनहांस बिकॉज शॉक लोडिंग आर एलिमिनेटेड। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा D 1 2 3। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन। तो ओजोन आप जानते हैं ये O3 जो बोलते हैं ओजोन। तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका हम लोग जैसे देखेंगे O3
तो O3 हम लोग का क्या होता है? स्टेटमेंट 1 दिया, इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉयड। तो ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, तो ये सही आपका है। जैसे स्टेटमेंट आपका 1 जैसे बोल रहा है कि इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉयड, तो ये इक्विलिब्रियम प्लस इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम प्लस इक्विलिब्रियम प्लस ये रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम प्लस रिवर्स रिएक्शन होता है। तो O3 आपका होता है, तो O3 आपका तो क्या होता है, O2 प्लस O में होता है इसका डिस्ट्रक्शन, O2 प्लस O में, O2 प्लस O में डिस्ट्रक्शन होता है। और आपका O प्लस O2, O प्लस जब O2 मिलता है प्लस O2, तब हम लोग का फॉर्म होता है O3, तो हम लोग का फॉर्म होता है O3। तो O3 आपका क्या होता है, ओजोन होता है। तो इसमें पूछा है जो कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय, तो ये पहले प्रोड्यूस भी होता है फिर डिस्ट्रॉयड भी होता है O प्लस O2 में, तो ये वही है। और ये अपना ये इट हेल्प्स इन सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ, तो ये हेल्प करता है सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये यूवी रे जो आपका यूवी रेस जो एंटर होता है उससे ये बचाता है सरफेस से। और इट इज़ फॉर्म एटमॉस्फेयर फोटो केमिकल, और आपका ये विटामिन डी आपको प्रोड्यूस कर मतलब ये लेने में मदद करता है, विटामिन डी। और आपका स्टेटमेंट इट इज़ फॉर्म दी एटमॉस्फेरिक थ्रू फोटो केमिकल रिएक्शन, हाँ तो ये एटमॉस्फेरिक करता है क्योंकि ये टेक्स प्लेस होता है मतलब प्रेशर ऑफ सनलाइट में जो होता है उसमें ये टेक्स प्लेस करता है ओजोन। तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3। चलिए बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। 55 क्वेश्चन क्या बोलता है, 55 क्वेश्चन है रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। फिर सोलर एनर्जी के ऊपर ही आ गया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, टू इनकरेज द अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्शन मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर हैव अनाउंस्ड प्लान्स बाय द वे टू बाय बैक एज वेल एज सब्सिडाइज फॉर इंस्टॉलेशन। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, क्योंकि इंडिया में मेनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं फॉर एनहांसिंग आपका सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, तो ये सही है आपकी। फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, लैंड एक्विजिशन ऑफ सेवरल हेक्टर्स इज ए बोटल नेक इन इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम। तो ये इफेक्ट करता है रियल एस्टेट बबल को, और आपका ये लार्ज एक एरिया रिक्वायर करता है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन, कंसिडर R&D एफर्ट इज नीडेड टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ PV सेल। तो R&D गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस NISE के द्वारा ये बना गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो गुड़गांव में उसके द्वारा बना गया है। तो कंसिडरेशन ऑफ R&D एफर्ट तो ये नीडी है, तो ये तीनों आपका ऑप्शन राइट होगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, ये तो मैकेनिकल क्वेश्चन है, बॉयलर टरबाइन का क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर टरबाइन एंड जनरेटर 85%, ये पावर प्लांट का क्वेश्चन है आपका। 85%, 45% एंड 95% एक्सपेक्टेड देन द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट पूछ रहे हैं, तो आपका ये ओवरऑल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर into efficiency of turbine into efficiency of generator। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आपका आंसर आ जाएगा 0.363। 0.363 आपका आंसर आएगा, तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं 0.360, तो आपका 36.3। तो ये इजी ऑप्शन है, जो मैकेनिकल पावर प्लांट जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा क्वेश्चन आंसर। चलिए बढ़ते 57 की ओर।
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका जैसे स्टेटमेंट 1 दिया है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल आपका क्या है? फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल केमिकल एनर्जी है, मतलब रनिंग ऑफ मशीन में ये यूज़ होता है। तो ये मैकेनिकल केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपका जैसे एग्जांपल है कोल। कोल क्या है? तो फ्यूल ही है ये, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोड्यूस कर रहा है कोल। और आपका जैसे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस भी आपका, नेचुरल गैस भी एक फ्यूल के फॉसिल फ्यूल्स के जैसे नेचुरल गैस, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है वाटर शेड। वाटर शेड प्रोटेक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर। तो वाटर शेड प्रोटेक्शन आपका प्रोटेक्शन ऑफ लेक रिवर सिस्टम में यूज़ होता है। लेक रिवर और स्ट्रीम मैनेजिंग करने के लिए वाटर ड्रेन इनटू इफ। तो इनटू इफ नहीं है, ये इनटू ऑफ है, तो ये गलत है ऑप्शन आपका। चलिए इसके ऑप्शन और कौन से हैं? ऑप्शन है आपका सी, इफ टिम्बर इज ओवर हार्वेस्टेड द इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट आर इम्प्रूव्ड। तो आपको इससे टिम्बर क्या करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? बिल्डिंग, कारपेंट्री और फायरवुड के लिए। तो टिम्बर इज ओवर हार्टेड इकोलॉजिकल फंक्शन फॉर फॉरेस्ट इम्प्रूव। तो ओवर यूटिलाइजेशन हम लोग जब टिम्बर करते हैं तो रिजल्ट डिक्रीज हो जाता है आपका। तो ये इंक्रीज कभी नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा, इम्प्रूव कभी नहीं होगा। ये हम लोग जब ओवर यूटिलाइजेशन हम लोग टिम्बर करने लगते हैं तो ये रिजल्ट क्या कहता है? डिक्रीज इन इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक ना, तो ये गलत होगा। फिर चौथा ऑप्शन क्या है? रिवर चेंज देयर कोर्स ड्यूरिंग फ्लड्स एंड लॉट्स ऑफ फर्टाइल सॉइल्स आर लॉस्ट टू द सी। तो फ्लड आपका जनरली हम लोग फ्लड्स प्लेन और फार्म रिजल्ट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स एक हाई फर्टाइल सॉइल में होता है। तो लॉट्स मतलब तो ये रिवर चेंज ड्यूर कोर्स ऑफ फ्लड्स एंड लॉट्स टू द सी, ये तो गलत ऑप्शन ही है, आपको देख के पता चल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 क्या बोलता है? कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तो ऑप्शन आपका ये है, कौन कौन सा ऑप्शन है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉज रेडियोएक्टिव रिएक्शन कंसर्निंग। तो आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपका रेडियोएक्टिव रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जैसे आपका अल्फ़ा बीटा गामा जो हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये प्रोड्यूस करता है, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब प्रोड्यूस करता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, तो रेडिएशन के लिए करता है। फिर अर्थक्वेक्स डू नॉट कॉज सुनामी। तो अर्थक्वेक डू नॉट कॉज सुनामी, ये सुनामी, तो अर्थक्वेक डू नॉट क्रॉस, तो ये गलत है ऑप्शन आपका, अर्थक्वेक डू नॉट कॉज सुनामी। फिर एसिड रेन इज नॉट ए मेजर इन्वायरमेंट, ये भी गलत है, एसिड रेन तो आपका मेजर है ही। तो एयर पोल्यूशन हैज सम इम्पैक्ट ऑन मेट्रोलॉजी। तो एयर पोल्यूशन सम इम्पैक्ट ऑन मेट्रोलॉजी तो होता ही है, एयर पोल्यूशन की वजह से मेट्रोलॉजी में इफेक्ट होता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 and 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं 59 की ओर। 59 क्वेश्चन नंबर, दी क्वेश्चन क्या है? द रीजन फॉर विच लो रेट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग आर। रीजन फॉर लो रेट ऑफ प्लास्टिक साइक्लिंग क्या है? रीजन फॉर लो रेट ऑफ, तो ऑप्शन 1 है आपका। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? स्क्रैप प्लास्टिक हैज़ लिटिल वैल्यू बिकॉज वर्जिन मटेरियल इज रेदर चीप। तो ये आपका सही है ऑप्शन की स्क्रैप प्लास्टिक हैज़ ए लिटिल वैल्यू बिकॉज वर्जिन मटेरियल इज रेदर चीप, ये होता है। फिर स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? स्टेटमेंट 2 आपका बोल रहा है कि लो डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू हाई शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो ये भी सही है। फिर क्या है? रिसाइकलिंग लीड्स टू ए वेरी सीवियर पब्लिक हेल्थ हैज़ार्ड। तो रिसाइकलिंग आपका हेल्थ हैज़ार्ड नहीं करता, ये रिलीज करता है इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। हम लोग एम क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, तो ये गलत है ऑप्शन।
तो इसका 1 एंड 2 ही होगा आंसर, 1 एंड 2 आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। IoT आपने सुना होगा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट वर्किंग फिजिकल डिवाइस है, इंटरनेट लिंकिंग ऑफ फिजिकल डिवाइस है, व्हीकल्स में यूज़ होता है। और मतलब इसको हम लोग और भी बोलते हैं कनेक्टिंग डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस भी बोलते हैं। बिल्डिंग और अदर आइटम से भी एम्बेडेड होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर या सेंसर एक्चुएटर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, एक्सचेंजिंग डाटा के लिए यूज़ करने के लिए। IoT आपका क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये ऑफर एडवांस कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइस, ये ऑफर करता है एडवांस कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइस सिस्टम और सर्विस, गोज बियॉन्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एंड कवर्स ए वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स, डोमेन्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसका आपका जैसे IoT एक्सटेंड कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट ऑल थिंग्स अराउंड, ये सही है। IoT इज M2M कम्युनिकेशन, IoT इज M2M कम्युनिकेशन, IoT गोज, ये M2M से गोज बियॉन्ड होता है M2M कम्युनिकेशन, तो ये भी गलत है आपका। IoT से वायरलेस सिग्नल, ये गलत है। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव IoT इज टू क्रिएशन ऑफ स्मार्ट इंफॉर्मेशन स्पेस एंड वेलफेयर थिंग्स, तो ये आपका सही है। तो इसका ऑप्शन आपका 1 एंड 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉग। तो आप स्मॉग जानते ही होंगे, स्मॉग प्लस फॉग होता है स्मॉग। आजकल बहुत सारी समस्याएं होंगी दिल्ली में, स्मॉग का कारण बहुत फैलते जा रहा है। और आपके नज़दीक देश चाइना में ये तो बहुत सीवियर पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है स्मॉग के कारण, वहाँ सब जगह बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रहा है। तो आपका इसमें क्या है, स्मॉग इज कॉइन्ड ड्यूरिंग द 1950 टू डिस्क्राइब द मिक्सचर ऑफ स्मॉग प्लस फॉग एन एक्सपीरियंस इन लंदन। तो इसका आपका जैसे ऑप्शन है स्मॉग, तो ये आपका सही है कि 1950 में स्मॉग मिक्सचर ऑफ स्मॉग प्लस फॉग है, 1950 में हुआ था कॉइन्ड, ये एक्सपीरियंस इन लंदन में हुआ था सबसे पहले। और प्रिंसिपल पोल्यूटेंट इन लंदन स्मॉग आर पार्टिकुलेट इन सल्फर कंपाउंड, तो ये सल्फर कंपाउंड इसका पार्टिकुलेट था, तो इसके प्रिंसिपल पोल्यूटेंट यही था, सल्फर की वजह से होता है। और लंदन स्मॉग ऑकर जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग, और तो मॉर्निंग और कोल्ड विंटर डेज में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली में भी जब कोल्ड सीजन था तभी, और मॉर्निंग में आपका बहुत सारा ये इसका फेस हो रहा था प्रॉब्लम। तो इसका आपका यही होगा 1 2 3। आप इसको, स्मॉग का 3 टाइप होता है आपका, एक लंदन स्मॉग है, एक लॉस एंजल स्मॉग है, लॉस एंजल स्मॉग को फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं, और एक तीसरा है आपका दिल्ली स्मॉग, दिल्ली स्मॉग नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के आगे। बिसाइड द स्पीशीज diversity and ecosystem diversity, which of the following included in the term biodiversity? बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी आपका क्या है, बायोडाइवर्सिटी आपका मीनिंग है डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ, इसको बायोडाइवर्सिटी, डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आपका ये क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएशन मीन्स क्या, इंक्लूड डिफरेंट डिग्री ऑफ वेरिएशन का इसका मतलब क्या है, मतलब डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स, दे मतलब ऑल इकोसिस्टम में जो आपका प्लांट्स एनिमल्स सब हैं। तो इसका 3 लेवल बायोडाइवर्सिटी होता है, एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है, एक जेनेटिक जैसे इसमें लिखा हुआ है तो जेनेटिक होता है, और एक स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी होता है, और तीसरा होता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में खाली जेनेटिक है, अगर आपका ऑप्शन में जेनेटिक नहीं रहता, स्पीशीज रहता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो ये भी आंसर हो सकता था आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं तो आपका जैसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता तो वो भी आंसर होता है इसका, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि अलग एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है ये 3 ऑप्शन,
एक हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये तीनों को आपको बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की ओर। 63 यहाँ पे क्या होता है, विच कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिगिन होलो स्टोर। तो होलो स्टोर आपका क्या होता है, होलो स्टोर आपका होता है, होलो स्टोर क्या होता है, तो हम लोग जो होलोग्राफिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी होता है, जो अपना होलोग्राफिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी, होलोग्राफिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो होता है, होलोग्राफिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी, उसी को हम लोग बोलते हैं होलो स्टोर। ठीक है, तो होलोग्राफिक स्टोरेज डाटा स्टोरेज क्या है, पोटेंशियल holographic data storage is a potential technology in the area of high capacity data storage। तो ये हाई कैपेसिटी डाटा स्टोरेज जो करेंटली अपना डोमिनेटेड, ये मैग्नेटिक जो डाटा स्टोरेज था, तो ये इसको डोमिनेट करके होलोग्राफी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये अपना कन्वेंशनल ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज है। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस रियली ऑन इंडिविजुअल बिट्स बीइंग स्टोर्ड डिस्टिंक्ट मैग्नेटिक और ऑप्टिकल चांस ऑन द रिकॉर्डिंग मीडियम। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, जैसे क्या क्या ऑप्शन है। द डिवाइस रीड्स एंड राइट्स दैट इन ए ऑप्टिकल फॉर्म, तो ये ऑप्टिकल फॉर्म में होता है। इट इज़ अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, तो ये कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस ये सही है। इट रिफर्स टू इंस्ट्रक्शन वेयर होलोग्राफिक स्टोरेज, नहीं ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, होलोग्राफी। होलो स्टोर आपका होलोग्राफिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बोलता है। इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, रिफर्स टू इंस्टीट्यूशन, ये खाली आपका होलोग्राफिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। तो इसका आपका आंसर होगा 1 और 2, सी 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन क्या। 64 क्वेश्चन क्या आपका, क्वालिटी एक्सपेक्टेड ऑफ द मैनेजर ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो क्वालिटी एक्सपेक्टेड फॉर द मैनेजर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ये कॉन्फिडेंस ऑफ ओनर एंटरप्रेन्योर, तो ये नहीं होगा। लीडरशिप क्वालिटी, हाँ लीडरशिप होना चाहिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, ये भी होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ जॉब कंप्लीटेड सो फार, बोटल नेक्स्ट बीइंग फेस्ड एंड फंड्सबिलिटी, तो ये इसका सी होगा 2, 3, 4। लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग, अवेयरनेस ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड सो फार, बोटल नेक्स्ट बीइंग फेस्ड एंड फंड्सबिलिटी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्यू सॉरी। तो 65 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए बिल्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी एट एन एंड। क्यों हम लोग टू बी एन एंड बोलते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, बीइंग व्हेन द नेट इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग फेल्स टू जस्टिफाई द एक्सपीरियंस। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन, तो ये है इसका ऑप्शन, ये व्हेन द नेट ऑप्शन फ्रॉम द बिल्डिंग फेल्स टू जस्टिफाई, और नंबर 2 क्या है, व्हेन द बिल्डिंग फैसिलिटीज बिकम ऑब्सोलेट। तो ये दो आंसर इसका है। और तीसरा क्या है, व्हेन द कैपिटल रेज बिकम हाई, तो ये गलत है, इसका नहीं होगा। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग कंसिडर्ड टू बी एंड व्हेन द नेट इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग फेल्स टू जस्टिफाई इट्स एक्जिस्टेंस, और नंबर 2 है व्हेन द बिल्डिंग फैसिलिटीज बिकम एब्सोल्यूट। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते 66 की ओर। तो 66 क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, इन ए company assembly line assembling gearboxes 5 workers are assigned tasks take 10, 8, 6, 9 and 10 minutes respectively, the balance delay। तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो बैलेंस डिले आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, जैसे इसमें 10, 8, 6, 9 और 10 मिनट दिया हुआ है, तो ये वर्कर का टाइम दिया हुआ है। पहला वर्कर का आपका 10 मिनट है, दूसरा का 8, तीसरा का 6, चौथा का 9 और पाँचों का 10 मिनट लेता है। ठीक है, तो हम लोग साइकिल टाइम इससे निकालते हैं। साइकिल टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं साइकिल टाइम, तो साइकिल टाइम हम लोग का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑफ दिस, ये सब में से मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ऑफ 8, 10, 8, 6, 9। तो मैक्सिमम इससे क्या है, अपना 10 है, मैक्सिमम 10 है, तो इसका साइकिल टाइम हो गया 10 मिनट। जो आपके ऑप्शन में दिया होगा, जैसे ऑप्शन में आपका जितना भी दिया होगा
टाइम ऑफ द वर्कर, तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो होगा वही अपना साइकिल टाइम होता है। मैक्सिमम टाइम टेकन बाय एनी वर्कर इज कंसिडर्ड टू बी साइकिल टाइम, ठीक है ना। ठीक है, और जैसे फिर बाद में इसके हम लोग को बैलेंस डिले क्या होता है, जैसे आप जान बैलेंस डिले इसमें पूछा, तो बैलेंस डिले होता है, बैलेंस डिले इक्वल टू होता है आपका 100, जो हम लोग का पूरा 100% है, 100 माइनस लाइन इफिशिएंसी। लाइन इफिशिएंसी जो होता है, लाइन इफिशिएंसी जो होता है हम लोग 100 माइनस लाइन इफिशिएंसी बैलेंस डिले होता है। तो लाइन इफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, लाइन इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क कंपोनेंट TWC, टोटल वर्क कंपोनेंट डिवाइड बाय अपना क्या होता है नंबर ऑफ वर्कर इनटू साइकिल टाइम, नंबर ऑफ वर्कर इनटू साइकिल टाइम, ये होता है आपका फॉर्मूला साइकिल टाइम। फिर से आप जान लीजिए क्या होता है आपका लाइन एफिशिएंसी, टोटल वर्क कंटेंट बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू साइकिल टाइम। तो टोटल वर्क कंटेंट अपना क्या ये हो गया, टोटल वर्क 10, 8, 6, 9 एंड 10, तो आपका टोटल वर्क घंटे कितना हो गया 20, 28, 6, 34, 9 कितना हो गया आपका 45, तो 45 आपका ये हो गया 45 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स आपके कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ वर्कर्स 5 है, तो 5 इंटू और क्या है आपका साइकिल टाइम, तो साइकिल टाइम आपका मैक्सिमम था तो क्या है 10 है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86% आएगा आपका, 0.86 आएगा, मतलब 86 आपका लाइन इफिशिएंसी आ गया 86% आपका लाइन इफिशिएंसी आ गया। और आपको क्या पूछा बैलेंस डिले, तो बैलेंस डिले क्या होता है, बैलेंस डिले आपको बताए थे कि 100 माइनस लाइन इफिशिएंसी होता है, तो 100% माइनस 86%, 86, तो कितना आएगा 100 माइनस 86 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14%। ये दोस्तों इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो इसे इजीली कर लिए होंगे, बाकी में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटेजी। ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऑप्शन दिया गया स्ट्रेटेजी ऑफ चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कंसीडरिंग ऑल द पैरामीटर्स। नंबर बी ऑप्शन है स्ट्रेटेजी ऑफ चूजिंग ए कंपोनेंट सॉल्यूशन। सी है स्ट्रेटेजी ऑफ चूजिंग द लीस्ट कंसर्न सॉल्यूशन। डी है स्ट्रेटेजी ऑफ चूजिंग ए सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप इसको देखेंगे, आप इसके बारे में जानते होंगे कि मतलब आप इसके बारे में जानते होंगे ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटेजी तो क्या रिफ़र करता है, तो ये रिफ़र करता है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कंसीडरिंग ऑल पैरामीटर, और आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन बेस्ट टीजिबल सॉल्यूशन में आता है। तो इसका ऑप्शन ये जैसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कंसीडरिंग ऑल पैरामीटर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 68 की ओर। 68 क्या है, विच with reference of problems to problem solving, fixation refers to fixation, problem refers to fixation। तो क्या ऑप्शन क्या है, फोकस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बी है प्लान अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी है इनएबिलिटी टू सी प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, और डी है इनएबिलिटी टू कंप्रीहेंड द गोल टू बी अचीव्ड। तो आपका फिक्सेशन क्या करता है, फिक्सेशन रिफर्स होता है आपका इनएबिलिटी टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, तो यही ऑप्शन हो गया। तो आपका आंसर यही हो गया कि इनएबिलिटी टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 क्वेश्चन क्या बोलता है, कंकरेंट इंजीनियरिंग इज इम्प्लीमेंट बाय रिजॉल्विंग ए क्रॉस फंक्शनल
टीम फॉर डिज़ाइन प्रोडक्शन टेस्टिंग एंड ऑपरेशनल वर्क। ठीक है, तो इसमें कंकरेंट इंजीनियरिंग के बारे में पूछा है। कंकरेंट इंजीनियरिंग बाय इंसोलिंग क्रॉस फंक्शनल टीम फॉर डिज़ाइन प्रोडक्शन टेस्टिंग एंड ऑपरेशन टर्म वर्क। तो इसमें ऑप्शन दिया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, लॉन्ग बिफोर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बाय क्रॉस फंक्शनल, हम लोग करते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम बिफोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। तो हम लोग ये बिफोर करते हैं, बिफोर इंक्लूजन और तो आंसर ये हो जाएगा आपका बी। चलिए बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 70 क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया। मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो अच्छे से पढ़े होंगे उन्होंने ईजिली इसे कर लिया होगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ऑप्शन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इन ए स्टिपुलेटेड टाइम टू प्रोड्यूस क्वान्टिफाइड एंड क्वालिफाइड डिलीवरल्स। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इट इज़ आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्स एंड पीपल नेसेसिटी टू अकम्प्लिश द बिजनेस गोल्स ऑब्जेक्टिव विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिटेशन एंड विद इन फाइनेंशियल ग्रांट। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे आप जानते होंगे, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एम क्या करता है? अटेनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम में प्रोजेक्ट वो करने के लिए आपका काम आता है। और दूसरा क्या बोलता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ वेरियस रिसोर्स टू मीट द गोल्स विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, तो दोनों आपका ऑप्शन जैसे आपको देखने जा रहा है, दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो इट इज प्रोसेस रिटेनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और ये आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर आपका बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब जीपीपी। ये जीपीपी आप बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे को कोई सोच रहा होगा कि ये ग्रीन प्राइवेट है पॉलिसी, कोई प्रोक्यूरमेंट सोच रहा होगा, तो इसका आंसर आपका है ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। तो ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या है आप ऐसे जान सकते हैं। तो ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट है प्रोसेस वेयर बाय पब्लिक अथॉरिटी सीक्स टू प्रोक्यूर गुड्स सर्विस एंड वर्क विथ ए रिड्यूस इन्वायरमेंटल impact throughout their life when compared to goods, service and work with the same primary function that would otherwise be procured. By promoting GPP, public authorities can provide industry with real incentive for developing green technology and products. तो ये green technology and products के related information है। तो it is a green publicity procurement इसका ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन है मैनेजमेंट से। कंसीडर फॉलोइंग फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग का फेज क्या कौन सा आता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना फेज होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक आपका आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है नीड स्टेटमेंट अपने को नीड होना चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन में क्या होता है डिज़ाइन विजन होता है अपना। फिर उसके बाद अप्रेशियल होता है, अप्रेशियल में क्या होता है टेक्निकल, इसका वो होता है टेक्निकल, जो टेक्निकल आपका इकोनॉमिकल टेक्निकल जो इसके बारे में है, जो वर्क के बारे में उसका टेक्निकल या इकोनॉमिकल सर्वे होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसका ऑप्शन है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा इसका ऑप्शन। इम्प्लीमेंटेशन भी होता है सॉरी, तो हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो इसका चारों ऑप्शन ही सही है 1 2 3 4। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेज आपका आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेसल और इम्प्लीमेंटेशन ये होता है। पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर फॉर्मुलेट होता है, फिर अप्रेसल होता है टेक्निकल, फिर इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब 73 क्वेश्चन की। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड्स आर द polymerized to the resultant product। तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड रिजल्टेंट इसका क्या होता है? तो इसका रिजल्टेंट होता है बैकलाइट। ठीक है दोस्तों,
इसका जब हम लोग कंडेंसेशन करते हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड तो रिजल्ट होता है इसका बैकलाइट के फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी रिच साइट्स, तो इसका ऑप्शन 1 है रिच साइट समरी इज़ नॉट ए वेरी यूजफुल टूल फॉर वर्किंग ऑन वेबसाइट टेक्नोलॉजी। तो रिच साइट RSS जो है, RSS मतलब ये डिस्क्राइब होता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड सिंडिकेशन ऑफ वेब कंटेंट। तो ये वेब कंटेंट के लिए यूज़ होता है और ये XML बेस्ड फॉर्मेट को वो करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़ हेडलाइंस इन द वेब के लिए यूज़ होता है। तो न्यूज़ हेडलाइंस इन द वेब तो ये गलत है, ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। तो ये यूज़ होता है न्यूज़ हेडलाइंस इन द वेब के लिए यूज़ होता है RSS साइट समरी। फिर दूसरा ऑप्शन आपका माई स्पेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो अभी रिसेंट में माई स्पेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड नेटवर्क इन द वर्ल्ड सो चूज़ किया है। विकीज से इसमें विकी में जो विकीज अपना है उसमें बताया गया है। फिर जैसे facebook.com इज़ नॉट द मोस्ट यूजफुल सोशल नेटवर्किंग साइट चॉइस फॉर मोस्ट स्टूडेंट। तो जैसे आपका फीडबैक में आया है तो ये आपका ऑप्शन अबव का कौन सा करेक्ट है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि फेसबुक सबसे मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है और विकी इज़ ए ग्रुप ऑफ कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर टूल वर्किंग ऑन ए वेब टेक्नोलॉजी। तो ये भी सही ऑप्शन है आपका। तो विकी में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, गुड एडिटिंग इन्फॉर्मेशन और गुड फीडबैक देने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 4, आपका ऑप्शन 2 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, न्यूमेटिक स्ट्रक्चर आर क्या है। तो न्यूमेटिक स्ट्रक्चर अपना क्या होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सही है। न्यूमेटिक स्ट्रक्चर इज ए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये सही है। फिर स्टेबलाइज्ड बाय कंप्रेस्ड एयर, ये भी सही है। कैरेक्टरिस्टिक बाय इंटरनल प्रेशर बीइंग लेस एक्सटर्नल प्रेशर, ये गलत है। नेक्स्ट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, हाई एक्सटर्नल प्रेशर होता है और लो इंटरनल प्रेशर होता है। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक बाय इंटरनल प्रेशर बीइंग इक्वल टू द मोर देन, हाँ तो ये हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 1, 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं 76 की ओर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो आपको क्या लगता है, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल? जी, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्यों होता है, तो वाटर एटम अरेंज रहता है एसिमेट्रिकली, दैट इज पॉजिटिव एटम्स आर नॉट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपका आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स कभी कॉन्साइड नहीं करते, इसलिए ये दोनों पोलर बनाता है। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल अलाइन देमसेल्फ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपका सही है। वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी देयर अलाइनमेंट इफ दे अप्लाइड, ये भी सही है, वो वेरी करता है अपना रिवर्सिंग पोलरिटी में, वो रिवर्स हो जाता है। और इसका वाटर मॉलिक्यूल अलाइन देमसेल्फ, तो वाटर मॉलिक्यूल का अब मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन ये होगा 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग assumption मेड व्हाइल डेवलपिंग द आयोनिक पैकेजिंग थ्योरी। तो आप आयोनिक आप ये पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल, ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग assumption मेड while assumption made, तो केटाइन एंड एनाइंस आर स्फेरिकल बट स्फेयर आर नॉट हार्ड, तो ये गलत है ऑप्शन आपका। फिर आपका ये है केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन एनाइंस, ये सही है। फिर इसमें ईच केटाइन वुड टेंड्स टू सराउंड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइंस परमिटेड बाय ज्योमेट्री, ये गलत है आपका ऑप्शन। केटाइंस एंड एनाइंस डू नॉट टच ईच अदर, तो ये सही है। रिपल्सन फोर्स की बोर्ड कैटायन रिपल्सन फोर्स की वजह से
एनायन और कैटायन को दोनों अपने आप को टच कभी नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 2 और 4। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 क्या आपका बोलता है, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो एसफॉल्ट इज ए नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट्स हैविंग नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एसफॉल्ट। तो ये आपका सही है, एसफॉल्ट एसफॉल्ट इज ए नेचुरली ओकरिंग प्रोडक्ट हैविंग नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये आपका सही है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि रॉक एसफॉल्ट ऑकर्स इन लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, तो ये भी सही है। फिर टार इज ए रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो आपका ये आफ्टर डिस्टिलेशन नहीं होता है, ये आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है, क्रूड ऑयल नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, इसमें कोल और वुड होता तो ये सही होता, तो ये गलत ऑप्शन है। और फोर्थ क्या है, रिजाइन इज एसफॉल्ट प्रोवाइड द स्टिकनेस टू द प्रोडक्ट, तो ये भी सही है आपका। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। तीसरा में आपका जाएगा वुड और आपका कोल होता है, वो भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सही होता है। चलिए बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की ओर। 79 क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये आपका सही है, बेकिंग सोडा अपना फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। और क्विक लाइम इज मैन्युफैक्चर ऑफ ए ग्लास, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, बोथ 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। In the case of ionic bonding, the molecule is stable as long as the number of bondings in electron is। तो आपका क्या होता है, बॉन्ड फैक्टर कितना होता है, 0.5 होता है। when जब आपका बॉन्ड फैक्टर 0 हो जाएगा तो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होगा। और जब बॉन्ड फैक्टर हम लोग का बॉन्ड फैक्टर मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बॉन्ड फैक्टर मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका बेस्ड ऑन जब 1 = 0.5 होगा, तो 1 = 0.5 होगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यदि मॉलिक्यूल एंटी तो हम लोग एंटी बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स होना चाहिए 2+ होना चाहिए, 2+ होना चाहिए अपना एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So in case of ionic bonding, the molecules is stable as long as the number of electron bonding is greater than the number of anti bonding electrons। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो 81 में क्या है, रजिस्टर मेजर 4 ओम एट 40 डिग्री सेल्सियस, 6 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस द रजिस्टर विल मेजर। तो आपको फॉर्मूला वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का फॉर्मूला पता होगा, R = R0 1 + α/T होता है। ये फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 + R0 क्या हो गया, R0 जो आपका रेजिस्टेंस होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और R क्या हो गया, R रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पहले में दे दिया है R1, आपका R1 दिया है 4 ओम और T1 दिया है 40 डिग्री, और दूसरे में दिया R2 और T2, R2 6 ओम और T2 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोथ में जब आप पुट करके दोनों को इक्वेट करेंगे, आप दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो आपको दोनों में से R0 बचेगा। आप दोनों को इक्वेट करिएगा तो R0 आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो R0 आपका आएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो आपका R0 आएगा। जैसे आपका जब आप पूरे सॉल्व करेंगे, आप फॉर्मूला डालेंगे तो R0 आपका 2 ओम आ जाएगा इसका आंसर। आप इक्वेट करके देखिएगा, मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वो लंबा इक्वेशन है। आप दोनों को खाली इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा, फिर उससे R = R0 करके इक्वेशन 2 बना लीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा 1/2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका R0 दोनों में से R0 आ जाएगा, तो R0 = 2 ओम आ जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा आपका आंसर।
चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 फैटिग रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल। तो ये आपका मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। फैटिग रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल कैन बी इम्प्रूव बाय। तो हम लोग फैटिग रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल हम लोग किससे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो अपना सोट विनिंग होता है, सोट विनिंग से भी फैटिग रेजिस्टेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, और पॉलिशिंग दी सरफेस। तो दोनों से हम लोग कर सकते हैं बहुत 1 in 2। तो ये मैकेनिकल वाले कर लिए होंगे आराम से। फैटिग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इम्प्रूव बाय सोट विनिंग एंड पॉलिशिंग दी सरफेस। चलिए बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फायरवॉल। तो ये हीट ट्रांसफर क्वेश्चन है, यूज्ड इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये हीट ट्रांसफर क्वेश्चन नहीं है, फायरवॉल आपका इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तो 83 क्वेश्चंस में क्या दिया है? कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग फायरवॉल यूज इन कंप्यूटिंग द सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम, तो ये 83 क्वेश्चन नंबर है। देखिए फायरवॉल क्या है? इट कंट्रोल द मॉनिटर्स द डाटा ट्रैफिक फ्लो बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये सही है। इट प्रमोट्स द सिक्योर्स ऑफ द इनसाइड नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड। ये भी सही है। इट कैन बी इम्प्लीमेंट इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर आपका होगा डी 1 2 3। फायरवॉल ऑफ जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज़ होता है, मॉनिटर और कंट्रोल इनकम एंड आउटगोइंग नेटवर्क के लिए यूज़ होता है ट्रैफिक बेस में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 क्या आपका? 84 आपका है, कंसीडर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ आईसीटी टूल्स इन एजुकेशनल सिस्टम। आईसीटी टूल्स, तो हम लोग आईसीटी टूल्स आपका एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? टू असेस रिमोट लर्निंग रिसोर्स। हम लोग रिमोट लर्निंग रिसोर्स यूज़ करने के यूज़ करते हैं। फिर दूसरा जैसे आपका होता है कि इंस्ट्रक्शन टू बी रिसीव साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल ज्योग्राफिकल डाइवर्स लर्नर से हम लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में यूज़ होता है। और गेन्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग कम्प्रीहेंशन में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है। और ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू आउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे है इंक्रीज कैपेसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन, ये सही है। अचीवमेंट ऑफ टारगेट ग्रुप दैट हैज लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेनिंग, ये भी सही है। सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। प्रोविजंस ऑफ लिंक्स बिटवीन वेरियस एजुकेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये भी सही है। तो इसका आंसर सब सही है, 1 2 3 4 होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो 85 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? हाउ द क्लोजनेस और कॉमननेस ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड। तो आपका जैसे इसमें पूछा है क्लोजनेस और कम्युनिकेशन ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रस्ट, परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड। तो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन आपका वर्बल प्रोसेस होता है, तो ये तो होगा नहीं वर्बल प्रोसेस। और लीडरशिप भी आपका एटीट्यूड को, बिहेवियर और ट्रस्ट को वो नहीं करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ये। और मोरल भी आपका नहीं है। तो बिहेवियर, क्लोजनेस आपका कोहेशन ही होता है। कोहेशन मतलब कोहेशन मतलब एक साथ। तो कॉमननेस ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर और ट्रस्ट, परफॉर्मेंस इस डिजिग्नेटेड बाय कोहेनेस। तो ये इंडस्ट्रियल लैंग्वेज है, कोहेनेस है इसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। एक्सेसिबिलिटी लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू। तो एक्सेसिबिलिटी लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू, तो ये क्या ऑप्शन है? प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इम्प्रूव द यूजेबिलिटी ऑफ वेबसाइट, मेकिंग ऑल वेबसाइट इजियर टू यूज, विजिबिलिटी इम्पेयर्ड पीपल, इम्प्रूव एक्सेस टू सर्विस फॉर डिसेबल पीपल इन बोथ द फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये आपका आंसर सही है, 86 का डी होगा। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अंडर आता है। ये कौन से वेलफेयर के अंदर आता है? ये वेलफेयर राइट्स इन राइट इथिक्स के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। प्रगति इज एन एक्रोनीम ऑफ। आप लोग प्रगति जानते होंगे, तो प्रगति आपका एक्रोनीम किसका है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। प्रोजेक्ट ये फ्लैग बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फ्लैग किया गया है। और ये मल्टीपर्पज और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है फॉर एड्रेसिंग कॉमन मैंस ग्रीवियंसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 88 आपका क्या बोलता है, द मेन गोल ऑफ G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस इज, क्या है मेन गोल? करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड। G2B अपना वो है, इंटरेक्शन प्रोवाइड्स ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए बिजनेस नीड, जिसको बिजनेस नीड है उसको ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड ऑल्सो मेक द इंफॉर्मेशन मोर क्लियर, इंफॉर्मेशन क्लियर इसको देते हैं। एक की फैक्टर इन बिजनेस सक्सेस इज द एबिलिटी टू प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग देयरफॉर थ्रू डाटा ड्रिवन फ्यूचर। तो इसमें क्या बोला, मेन गोल ऑफ G2B, तो मेन आपका गोल क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ गिविंग एसेस इन्फॉर्मेशन, ये सही है। टू लोअर द कॉस्ट ऑफ फॉर डूइंग बिजनेस, ये भी सही है। टू क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों सही है। तो ये तीनों G2B के अंदर आता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट COMO कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल इज यूज टू एस्टिमेट, CO मॉडल यूज टू एफर्ट, तो ये हम लोग क्या करता है, एफर्ट एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर के लिए ये यूज़ होता है एस्टिमेट करने के लिए CO। चलिए बढ़ते हैं 90 की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका बोल रहा है, इफ़ ए क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड पर डे, व्हाट इज द अल्टरेशन रिक्वायर्ड इन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन ऑर्डर टू द क्लॉक कीप्स करंट टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपका ये आप पढ़े होंगे कोई बुक में, तो आपको और इसको करके भी देखेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 1/8640 टाइम इज ओरिजिनल लेंथ टू बी शॉर्टेंड, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो ये आपका आप क्वेश्चन आ गया है एज ए स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया कि कौन सा स्टेटमेंट बहुत 1 into करेक्ट है, बहुत 1 into सही है, कौन फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है दोस्तों। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये तो सही है। फिर ओजोन डिप्लीशन इज कॉज, ओजोन डिप्लीशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो ये गलत है, ओजोन डिप्लीशन नहीं कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, तो इसका आंसर C होगा, ठीक है। 1 is ट्रू एंड 2 is फॉल्स। चलिए 92 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 92 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग वर्सेस द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेट लाइन। तो आपका ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, उसका ग्राफ वेरी करता है आपका ऐसे, ग्राफ वेरी करता है। पोटेंशियल एनर्जी PE हाफ kx² के उसमें वेरी करता है, तो पैराबोला के उसमें वेरी करता है हाफ kx², हाफ kx² से वेरी करता है ये पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक्सटेंशन होता है और यहाँ कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी टू हाफ kx² होता है, तो ये स्क्वायर पे होता है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन भी आपका क्या होगा, D होगा। 1 is ट्रू, 1 is फॉल्स एंड 2 is ट्रू। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। 93 क्या बोलता है, फैटिग फेलियर इज ए स्ट्रेस विच इज़ लोअर देन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, ठीक है। तो आपका फैटिग फेलियर आपका कब होता है, तो फैटिग फेलियर जब होता है कि रिपीटेटिव और साइक्लिक स्ट्रेस की वजह से एंडोरेंस लिमिट को ये क्रॉस कर जाता है। तो मटेरियल फेल लोअर स्ट्रेस, मतलब ये लोअर यील्ड स्ट्रेंथ की वजह से फेल करता है, तो ये फैटिग फेलियर होता है। फैटिग फेलियर इज द स्ट्रेस विच इज़ लोअर देन द मेटल, तो ये सही है। और आपका ऑप्शन क्या है, रिपीटेड स्ट्रेन लोअर दी, तो ये भी सही है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा A। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो रिपीटेड स्ट्रेनिंग लोअर की वजह से यील्ड स्ट्रेंथ की वजह से फैटिग फेलियर होता है, तो इसका ऑप्शन वो होगा।
चलिए 94 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन क्या बोलता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट मटेरियल आर जनरली आइसोट्रोपिक। ठीक है, और ये क्या, स्टिफनेस ऑफ ए कंपोजिट प्लेन will often depend upon the orientation of the applied force और मोमेंट्स। तो ये आप जैसे देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट मटेरियल जनरली आइसोट्रोपिक, तो ये गलत है, हमेशा नहीं होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टिफनेस की वजह से, और स्टिफनेस ऑफ कंपोजिट पैनल इज ऑफ्टन डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन, तो ये सही है। तो इसका आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं 95 ऑप्शन की ओर। 95 ऑप्शन क्या बोलता है, environmental considerations are not necessarily the same as the congruent with ecological consideration। तो अपना ये तो सही बोल रहा है कि environmental consideration are not necessarily the same as the concurrent with ecological consideration। तो दूसरा देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ecological consideration address more toward maintaining whereas ecological consideration address to more sustaining। तो ये भी सही है। तो इसका आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है, तो आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। मैं 96 क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1, मैग्नीज इज ऑलवेज एडेड टू स्टील सिंस इट कंबाइंस विद द सल्फर कंटेंट टू फॉर्म मैग्नीक सल्फाइड। ठीक है, तो ये तो सही है कि मैग्नीज इज ऑलवेज एडेड टू स्टील सिंस इट कंबाइंस विद सल्फर कंटेंट टू फॉर्म मैग्नीक सल्फाइड। ऑप्शन 2 आपका क्या बोलता है, मैग्नीज इज नॉट एडेड आयरन सल्फाइड विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर स्टील वुड फॉर्म। नहीं, ये गलत है, तो आपका इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए बढ़ते 97 की ओर। 97 को क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1, क्वालिटी सर्कल इज ए मेथड टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट थ्रू इंडल्जिंग द वर्कर। ठीक है, और आपका ऑप्शन 2 क्या बोलता है, द मेन एम ऑफ क्वालिटी सर्कल इज सेल्फ डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट। तो आपका मेन एम क्वालिटी सर्कल का क्या होता है कि इम्प्रूव वर्क स्पेस करें। ठीक है, इम्प्रूव वर्क स्पेस करें, while doing the workers we get trained which leads to self development improvement। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत बोल रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। खाली क्वालिटी सर्कल इज मेथड टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट थ्रू द, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की। 98 अपना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की ओर से। डिजिटल इंडिया इज ए प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। तो ये क्या है आपका, ये सही है। ठीक है, और आपका डिजिटल इंडिया इज ए प्रोग्राम टू इंस्टीट्यूट स्मार्ट सिटीज। तो ये ऑप्शन तो गलत हो रहा है, सी तो गलत हो रहा है आपका ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जैसे इसका ऑप्शन भी ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। इंस्टीट्यूट स्मार्ट सिटीज़ के लिए नहीं किया, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए 99 की ओर बढ़ते हैं। तो 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज क्लाउड कवर विल लीड टू वार्मर विंटर्स ड्यू टू क्लाउड रिफ्लेक्टिंग मोर इंटेंस सोलर एनर्जी। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओवरकास्ट क्लाउड कंडीशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपका जैसे आप देखेंगे इंक्रीज क्लाउड कवर विल लीड टू द वार्मर विंटर्स ड्यू टू क्लाउड्स रिफ्लेक्टिंग मोर इंटेंस, तो ये गलत है। और ओवरकास्ट कंडीशंस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द डे लाइट टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये सही है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है, इंजीनियर शेल होल्ड पैरामाउंट द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक व्हाइल परफॉर्मिंग देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, इंजीनियर शेल कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर कैरियर्स। तो ये दोनों इंडिविजुअली दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका देखेंगे कि आपको ये आपका इसका डिफाइन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। ऐसे आपको रूल प्रैक्टिस NSPE के अंदर आता है ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए ये था आपका 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस की, GS और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की। और मैं आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी पोस्ट करूँगा, मैकेनिकल स्पेशली और सिविल की, तो आप उसके लिए ट्यून रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़
कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।